जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। माफ़ करना दोस्तों, काफ़ी समय हो गया मैं आप लोगों के लिए नई कहानी लेकर नहीं आ सका क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ गाँव की कुछ डरावनी कहानियाँ। तो आइए सुनते हैं कहानी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोमेश है। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की हल्की ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने का भार सौंपा गया था। मैं निकला तो अपने दोस्तों के साथ ही था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब नहीं समझा। आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूर पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है। वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगा। और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सिर हिलाकर सिस्टर की बताई दिशा में मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला हूँगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वो बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो तुम? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में जा पहुंचा। कमरे कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और एक या दो पत्रिकाएं पड़ी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर मुझे दे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा ही था कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखकर चौंक गया।
आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ा कर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, अरे क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम बताया ही नहीं। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन तुम अचानक जाना क्यों चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। बारिश में भीगता हुआ अपने कैंप तक चला जाऊंगा। इतना कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज़ गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूँ। क- क्या बताना चाहते हैं आप, जो आज तक कोई नहीं जान सका? जो आज तक कोई ना जान सका, वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे जाने दो। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो। वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच ना पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बना दिया था। दुश्मन देश के दो सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए थे। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूँ। इसके आगे कैप्टन विनोद ने क्या कहा, मुझे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इतना सुनते ही मैं बेहोश हो गया था। मुझे कुछ नहीं मालूम था
चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मेरी नींद उड़ गई। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आँख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लोग लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती हुई दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए अपने कैंप को ढूंढते आ रहा था। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वे यहाँ रुके ही नहीं और कहते हुए चल दिए, अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे पहुँचने के बारे में पूछा तो बोले, सोमेश जब जागेगा तो वही सब कुछ बता देगा। सबकी उत्सुक निगाहें और अपनी ओर लगी हुई देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिला दिया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहां एक अध जला खंडहर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल। तो दोस्तों आइए सुनते हैं अगली कहानी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रूहों को देखा है, लेकिन जिन लोगों का सामना कभी किसी मृत आत्मा या भटकती रूह से नहीं हुआ है, उनके लिए यह सब बचकानी और मनगढ़ंत बातें होती हैं। इसमें गलती उनकी नहीं जो रूहों के होने को नकारते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सच तो सच होता है, उसे किसी के स्वीकार करने या नकार देने से फ़र्क नहीं पड़ता। और यह सच यही है कि मरने के बाद अतृप्त और असंतुष्ट आत्माएं इस इंसानी दुनिया में वापस आती हैं, और उनके इस दखल से जीते जागते लोग तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही वह मरने के बाद भी अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह खुद भी परेशान रहती हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताएंगे जहां मुर्दे चलते हैं और मृत आत्माएं अपना पहरा जमाए हुई हैं। सैन डिएगो, कैलिफोर्निया के एक एकांत स्थान पर स्थित वैले हाउस, जिसका निर्माण थॉमस वैले ने 1857 के आसपास करवाया था। लेकिन जैसे ही थॉमस के बेटे की मृत्यु हुई, इस घर में अचानक ही हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। थॉमस का बेटा सिर्फ 18 महीने का ही था जब उसे तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया था, और इसी कारण वह इस दुनिया से चल बसा। बैले परिवार को इस घर में आने से पहले ही यह लगता था कि कुछ तो बहुत अजीब है। उन्हें इस बात का भी अंदेशा था कि इस मकान को रूहों ने अपनी चपेट में ले रखा है। स्थानीय लोगों ने कई बार उन्हें चेताया भी था कि जिस स्थान पर वो मकान बनाने जा रहे हैं वहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया और मकान के निर्माण का काम जारी रखा और इसमें रहने भी आ गए। लेकिन उस मृत आदमी की रूह ने उन्हें हर समय परेशान किया। बेटे की मौत के कुछ समय बाद थॉमस के घर दो बेटों और एक बेटी का जन्म हुआ, और कुछ समय बाद एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उसकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ सालों बाद जब उनके बड़े बेटे का तलाक हुआ
तो इस सदमे को सहन न कर पाने के कारण उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली। वहीं उनकी बेटी आलिया, जो शादी के बाद उन्हीं के साथ वैले हाउस में रह रही थी, उसके पति की भी मौत हो गई। मौत का यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक परिवार के हर एक सदस्य की मौत नहीं हो गई। वर्ष 1961 तक आते आते वैले हाउस के हर एक सदस्य की मौत हो चुकी थी। यह मकान अपने ही लोगों की मौत का कारण बना, इसीलिए कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि थॉमस को अपने कमरे में चहलकदमी कदमी करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भयावह मंजर वो होता है जब शीशे में आलिया अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती है। यूं तो वैले हाउस को अपना सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी भी वहां कोई नहीं जाता। छानबीन करने के लिए एक दल में शामिल व्यक्ति का कहना था कि रात के करीब 1 बजे जब वो और उसकी टीम घर का मुआयना कर रहे थे, तब हर कमरे में किसी के होने का आभास हुआ। उन्हें एक औरत भी चलती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उस पर टॉर्च की रोशनी डाली गई तो वह दरवाजे में समा गई। लोगों का मानना है कि वैले हाउस में जितने भी लोगों की मौत हुई, आज भले ही वह इंसानी शरीर के साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आत्मा बनकर वह भी यहीं भटक रहे हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक गांव जिसका नाम कोलागढ़ है, उसी गांव के पास वाले जंगल में एक व्यक्ति अपने काम से घर की तरफ वापस आ रहा था। अचानक वो तेज तेज रोने लगा और कहने लगा कि नहीं, तुम जिंदा हो या मर गई। पहले उस गांव में कोई भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर उस दिन के बाद धीरे धीरे गांव वालों के मन में आत्माओं को लेकर डर बैठ गया। कोलागढ़ गांव में कुछ ऐसा हुआ था कि उस गांव में एक औरत थी जिसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक घटना में मारा गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ गांव वाले उसे पागल भी कहते थे। एक बार की बात है, जब रात को गांव का एक आदमी जिसका नाम बद्री था, वह शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव से आने जाने का एक ही रास्ता था। बद्री जंगल से गुजर रहा था कि गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती हुई नजर आई। वह एकदम से डर गया और भागता हुआ गांव वापस आ गया। कुछ लोगों ने बद्री को इस तरह से भागते देखकर कहा, क्या हुआ बद्री, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए। तब बद्री ने बताया कि उसने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते हुए देखा है और वो लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि आखिर हो क्या गया, कहाँ है लाश, चलो देख कर आते हैं। गांव वालों ने जब लाश को जाकर देखा तो वास्तव में किसी औरत की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। कुछ लोगों ने कहा, इसे नीचे उतारो, इसका दाह संस्कार करते हैं। पर इतने में ही कुछ गांव वालों ने कहा कि अब दाह संस्कार करने से कुछ नहीं होगा, और यदि इस लाश का दाह संस्कार गांव के अंदर किया गया तो इसकी आत्मा गांव के अंदर ही भटकती रहेगी। इस आपसी बहस के कारण गांव वालों ने उस औरत की लाश को पेड़ से लटकता हुआ ही छोड़ दिया, और जब वो आत्मा बन गांव के हर किसी व्यक्ति को नजर आती है, गांव वाले उस औरत की लाश का दाह संस्कार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्माओं का कभी भी दाह संस्कार नहीं होता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अगली कहानी। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है।
उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेतों में भी कई योनियां होती हैं, अनेक नाम होते हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम है नथीलाल शर्मा। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर एक खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत में घर बनवाने की सोची थी। उन्होंने उस पीपल के पेड़ को काट दिया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा पाठ करते तो कभी नहीं करते। तो उनकी बीवी ने उनके बदले बदले स्वभाव को देखकर उनसे पूछ लिया, तुम आजकल पूजा पाठ नहीं करते हो और जब देखो तब बच्चों को डांटते रहते हो, आखिर आपको हुआ क्या है? तो पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बनवा लिया है और इसे क्या पूजा करने की कह रही है। सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मीसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाती थी। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो बातें ऐसे करते हैं कि जैसे कि वो दो लोग हों। तब पंडिताइन ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफ़ी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हो गईं और वो कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला। और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। पंडित जी ने बच्चे को जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। पंडिताइन ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडिताइन ने विनती की, बड़े नम्र से भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा, मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से ही इस बच्चे को छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को अपने बस में क्यों करके रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ। फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पीपल के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडिताइन से पंडित जी बोले, मैं मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूं। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूं। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस। हा 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 हा। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था।
मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया। जा रहा हूं तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हो चुकी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कहानी को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।